गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 23 ऑफ द सीपीसी जो बात करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट की। ठीक है, तो इसमें सब टोटल मिलाकर 4 रूल हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट रूल जो बात करता है विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। ठीक है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि विड्रॉल और अबेंडमेंट करनी है किसी पर्टिकुलर सूट की या फिर उसके पार्ट ऑफ द सूट की। ना सब रूल 1 ये कहता है कि एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद कभी भी द प्लेंटिफ में, ठीक है, प्लेंटिफ कर सकता है, क्या कर सकता है, अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट, एक या फिर एक से ज़्यादा या फिर ऑल द डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट वो अपना सूट अबेंडन कर सकता है या फिर कोई पार्ट ऑफ द सूट अबेंडन कर सकता है। ठीक है, अबेंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, छोड़ना। ओके, अब ये है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडो एक है इस रूल को कि अगर ये सूट प्लेंटिफ यहाँ पर अगर माइनर है, ठीक है, या फिर लुनाटिक पर्सन है, तो यहाँ नीदर द सूट नॉर द एनी पार्ट ऑफ द क्लेम शैल बी अबेंडन विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट की लीव के बिना यहाँ पर अबेंडनमेंट नहीं हो सकती है सूट की या फिर उसके किसी एक पार्ट की। ठीक है, अब सब रूल सेकंड क्या कह रहा है इसका कि एन एप्लीकेशन फॉर लीव अंडर प्रोवाइजो टू सब रूल 1। अब जो प्रोवाइजो है जिसमें हम लोगों ने देखा कि माइनर या फिर लुनाटिक है और वो एप्लीकेशन कर रहे हैं कि अबेंडनमेंट के लिए, तो जो एप्लीकेशन है इसे एफिडेविट के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। शैल बी अकम्पनीड, शैल बी बोला है, शैल बी अकम्पनीड विद द एफिडेविट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो, उसके नेक्स्ट फ्रेंड की मतलब उसके गार्डियन की या फिर नेक्स्ट फ्रेंड जो है, एंड ऑल्सो इफ़ द माइनर और सच अदर पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर। तो कोई प्लीडर इनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लीडर ने बाय सर्टिफिकेट ऑफ प्लीडर सर्टिफिकेट देना चाहिए उस प्लीडर ने टू द इफेक्ट दैट अबेंडनमेंट इज प्रपोज्ड इज इन हिज ओपिनियन फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर और सच अदर पर्सन। तो प्लीडर ने यहाँ एक सर्टिफिकेट देते हुए ये कहना चाहिए कि जो अबेंडनमेंट हो रही है, जो सूट को छोड़ रहे हैं, दिस इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर और द लुनाटिक पर्सन। ठीक है, तो सब रूल सेकंड क्या कह रहा है कि जो एप्लीकेशन है माइनर या फिर लुनाटिक द्वारा जो फाइल किया जाता है अबेंडनमेंट ऑफ सूट के लिए, तो उसे एफिडेविट प्लस नेक्स्ट एफिडेविट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, जो एफिडेविट है वो नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर ये करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, प्लस एक लॉयर का, उसके लॉयर का जो प्लीडर उसने एंगेज किया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि येस दिस अबेंडनमेंट इज़ इन फेवर ऑफ द माइनर और लुनाटिक। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सब रूल थर्ड की, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाइड करता है कोर्ट कि दैट अ सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट। ठीक है, सूट क्या है, एक दैट सूट मस्ट फेल बाय रीज़न ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट। अगर सूट में कोई फॉर्मल रीज़न है और जिसकी वजह से ये फेल हो सकता है, और दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम। कि ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे कुछ ग्राउंड्स है कि जिन ग्राउंड पर यहाँ प्लेंटिफ को हम लोग फ्रेश सूट फाइल करने के लिए या फिर कुछ पार्ट ऑफ द फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है प्लेंटिफ। तो इट में, कोर्ट में, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट में, ऑन सच टर्म एज इट थिंग्स फिट ग्रांट द प्लेंटिफ परमिशन टू विड्रॉ फ्रॉम सच सूट। तो यहाँ प्लेंटिफ को परमिशन मिल सकती है कोर्ट द्वारा कि वो अपना सूट विड्रॉ करवा सके, सच सूट और सच पार्ट ऑफ द क्लेम, ठीक है, या सूट या फिर क्लेम, विथ लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट। और ये लिबर्टी भी दी जाती है कि आप फ्रेश सूट भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट कर सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम। ठीक है, अब सब रूल 4 क्या कह रहा है कि वेयर द प्लेंटिफ abandons any suit or part of the claim अंडर सब रूल 1। अब सब रूल 1 में यहाँ पर जो प्लेंटिफ है अपना प्लेंटिफ जो है अबेंडन करवा लेता है सूट को या फिर उसके किसी पार्ट को, और बी में क्या दिया है, विड्रॉज फ्रॉम ए सूट, विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम ए सूट और ए पार्ट ऑफ क्लेम विदाउट द परमिशन रेफर्ड टू अंडर इन सब रूल 3। तो कोर्ट की अगर परमिशन चाहिए होती है और वो परमिशन नहीं लेता है तो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है, ही शैल बी लायबल फॉर सच कॉस्ट। ठीक है,
तो वो कॉस्ट के लिए लायबल होगा, एज द कोर्ट में अवॉर्ड एंड शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट। ये कॉस्ट के लिए तो लायबल होगा ही, लेकिन उसको फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने को नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर और सच पार्ट ऑफ द क्लेम। क्यों? क्योंकि अगर ये अबेंडन कर लेता है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, या फिर विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोर्ट की परमिशन नहीं लेता है, तो वो कॉस्ट तो उसको देनी ही पड़ेगी, प्लस ही इज़ बार फ्रॉम फ्रेमिंग द इंस्टीट्यूटिंग द फ्रेश सूट। ठीक है, अब सब रूल 5 की बात करते हैं। नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम टू ऑथराइज द कोर्ट टू परमिट वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ to abandon a suit or part of a claim under sub rule 1 or to withdraw under sub rule 3 any suit or part of the claim without the consent of other plaintiff। तो अगर यहाँ पर ये सब रूल 5 क्या बात कर रहा है कि अगर एक सूट में एक या फिर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है तो उन सब की परमिशन भी लगेगी। होल सूट को आप यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते अनलेस कि आप अदर प्लेंटिफ की कंसेंट ले रहे हो। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाला जा सकता है कि इस रूल की मतलब इस जो विड्रॉ और अबेंडनमेंट की प्रोसीजर हम लोगों ने पहले सब रूल 1 से लेकर 4 तक देखी है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते कि जहाँ पर सेवरल प्लेंटिफ्स है और एक प्लेंटिफ अगर विड्रॉ कर लेता है, अबेंडन कर लेता है, तो सारे ही प्लेंटिफ यहाँ मतलब सूट पूरा का पूरा अबेंडन हो जाएगा। ऐसा इंटरप्रिटेशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू विड्रॉ और अबेंडन that suit, you have to take prior permission of the co-plaintiffs. Okay, yes. Rule 1A, when transposition of defendant as plaintiff may be permitted। ट्रांसपोजिशन का मतलब है अदला बदल। अब यहाँ पर डिफेंडेंट को कब प्लेंटिफ की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये सेक्शन ये सब रूल बता रहा है। ठीक है, रूल बता रहा है वेयर सूट इज़ विड्रॉन और अबेंडन बाय प्लेंटिफ अंडर रूल फर्स्ट। अब रूल फर्स्ट के तहत यहाँ पर प्लेंटिफ ने अबेंडन या फिर विड्रॉ करवा लिया अपना सूट, एंड डिफेंडेंट अप्लाइज टू ट्रांसपोज मतलब बदली करना एज अ प्लेंटिफ। डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बनना है अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1। रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1 क्या कहता है कि जो सूट है वो रॉन्ग पर्सन के, रॉन्ग प्लेंटिफ के यहाँ पर चला गया है, सब्सटीट्यूटेड और एडेड प्लेंटिफ जो नेसेसरी पार्टी थी। ठीक है, और यहाँ पर प्लेंटिफ को रॉन्गली सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ बताया गया है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करके रखा हुआ है। ओके, so in considering such application, have due regard to the question whether the applicant has a substantial question to be decided as against any other defendant। तो यहाँ पर कोर्ट important रोल प्ले करेगा। कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट shall in considering such application, इस एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने क्या करना है, shall करना है, मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर कि ड्यू रिगार्ड टू द क्वेश्चन whether the applicant has substantial question to decide as against any other defendant, कि एप्लीकेंट को कोई अगर क्वेश्चन है कि अदर डिपेंडेंट के खिलाफ उसकी कोई क्वेश्चन निकलता है, उसका कोई इंटरेस्ट निकलता है, तो इस क्वेश्चन को कोर्ट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, सिंपल सा था, इसमें कुछ था नहीं इसे। ओके, रूल नंबर 2, लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। अब देखो ये क्या बात कर रहा है कि एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रिसाइडिंग रूल द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाइंड है इन द सेम मैनर एज ए फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अबेंडन किया गया है या फिर विड्रॉ कर लिया गया है तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। प्लेंटिफ इज बाउंड टू फॉलो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज इफ कि पहले वाला जो सूट जो विड्रॉ हो चुका है, अबेंडन हो चुका है, वो कभी फाइल ही नहीं किया गया था, कभी इंस्टीट्यूट ही नहीं किया गया था। ओके, और फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड प्लेंटिफ इज बाउंड टू फॉलो इट। रूल 3, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट की बात कर रहा है ये सूट वेयर इट इज़ प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट दैट। ठीक है, अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो जाता है, कोर्ट का सेटिस्फैक्शन प्रूव हो जाता है दैट अ सूट हैज़ बिन सूट एडजस्ट किया गया है होली और इन पार्ट बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट। ठीक है,
सूट को होलली या फिर पार्टली किसी लॉफुल एग्रीमेंट द्वारा यहाँ पर एडजस्ट किया गया है या फिर कंप्रोमाइज़ किया गया है इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज, इन राइटिंग में और इन जो कि साइन की गई है पार्टीज ने, और वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाइज द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट ने सेटिस्फाई कर रखा है प्लेंटिफ को इन रिस्पेक्ट ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी कंडीशन की, ये जो एग्रीमेंट है वो लॉफुल है, राइट रिटन फॉर्म में है, सिग्नेचर हो चुकी है पार्टीज़ की, और डिफेंडेंट ने सेटिस्फाई कर रखा है प्लेंटिफ को, ठीक है, रिगार्डिंग होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ठीक है। तो यहाँ कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल ऑर्डर, शैल बोला है यहाँ पे, शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड। कोर्ट ने क्या करना है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना है, एग्रीमेंट हो चाहे विड्रॉल हो चाहे सेटिस्फैक्शन हो, सॉरी एग्रीमेंट हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो या फिर सेटिस्फैक्शन हो, ये सब कुछ रिकॉर्ड करना है। एंड शैल पास ए डिक्री, कोर्ट ने क्या करनी है, एक डिक्री पास करनी है इन अकॉर्डेंस देयर विथ सो फार एज इट रिलेट्स टू द पार्टीज टू द सूट, ठीक है। एंड वेदर और नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, compromise और satisfaction is same as the subject matter of the suit, मतलब कि satisfaction जो है वो regarding that property है या नहीं है, whether or not, मतलब यहाँ क्या क्या है कि whether or not the subject matter of the agreement, compromise और satisfaction, इन यहाँ पर जो agreement में जो property यूज़ की गई है वो सेम property चाहे हो चाहे ना हो, फिर भी कोर्ट ने यहाँ पर डिक्री देनी है। It is mandatory procedure on the court. Provided that, proviso क्या कह रहा है कि where it is alleged by one party and denied by other party that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the court shall decide the question, but no adjournment shall be granted for the purpose of deciding the question unless the court for reasons to be recorded thinks fit to grant such adjournment। अब देखो ये क्या कह रहा है प्रोवाइजो कि अगर एक पार्टी एडमिट करती है, अदर पार्टी डिनाइड कर दी है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट या फिर सेटिस्फैक्शन, ऐसा एडजस्टमेंट हुआ है, सेटिस्फैक्शन हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट हैज़ बीन अराइव्ड एट, ठीक है, कोर्ट शैल डिसाइड द क्वेश्चन कि यहाँ पर सच में एडजस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, सेटिस्फैक्शन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। बट कोर्ट इस मैटर को डील करते वक्त, ऐसे मैटर को डील करते वक्त एडजर्नमेंट नहीं कर सकती है, एडजर्नमेंट, ठीक है, नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड, मैंडेटरी है, एडजर्नमेंट नहीं कर सकती अनलेस कोर्ट को ऐसा नेसेसरी लगता है तो ही वो एडजर्नमेंट की प्रोसीडिंग ग्रांट कर सकती है, और एडजर्नमेंट करते वक्त वो अपना एक रीज़न, जो एडजर्नमेंट का रीज़न है वो रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखो क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज विच इज़ वॉइड और वॉइडेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी लॉफुल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। सिंपल सी बात है, पढ़ते ही समझ में आ गया कि अगर वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं तो यहाँ पर भी वो लॉफुल नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। अब रूल 3A, बार टू सूट, नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट the compromise on which the decree is based was not lawful। अब यहाँ पर जो सूट है, no suit shall lie, यहाँ पर कोई भी सूट नहीं हो सकता है to set aside a decree, इस ग्राउंड पर, कि कौन से ग्राउंड पर, कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन विच द डिक्री इज़ बेस्ड वॉज नॉट लॉफुल, तो इस ग्राउंड पे हम लोग फ्रेश सूट यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सूट नहीं हो सकता है। देन रूल 3B, no agreement or compromise to be entered in representative suit without the leave of court। अब representative suit क्या होता है कि whether representative suit का मतलब होता है कि there are lots of parties, several parties, ठीक है, और एक पर्सन ऐसा होता है कि वो represent कर रहा होता है all the persons को। हम लोगों ने रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1 में ये पढ़ा था, representative suit कि एक पर्सन, एक व्यक्ति यहाँ पर represent करता है अदर व्यक्तिज को, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट, नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन ए रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। तो सब रूल 1 इसका देख लेते हैं, हेडिंग से तो समझ में आ जाता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो उसमें कोर्ट की कंसेंट नेसेसरी है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि सब रूल 1 क्या कह रहा है कि नो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इन ए रिप्रेजेंटेटिव सूट शैल बी एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बिना आप लोग रिप्रेजेंटेटिव सूट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड
एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग, ठीक है, कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं हो सकता है, और जो कोर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं, कोर्ट ने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसका नहीं हो सकता है. एंड एनी सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट सो रिकॉर्डेड शैल बी वॉइड. अगर कोर्ट के परमिशन के बिना आप एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और ये रिकॉर्ड में भी ला रहे हो, इसका रिकॉर्ड भी कर रहे हो, तो यहाँ पर ये वॉइड हो जाएगा, इसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है. सब रूल सेकंड क्या कह रहा है, बिफोर ग्रांटिंग सच लीव, ठीक है, कोर्ट के पास आए, अगर कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए एप्लीकेशन दिया है, कोर्ट शैल गिव नोटिस, कोर्ट ने क्या करना है, नोटिस देनी है इन सच अ मैनर एज इट मे थिंक फिट टू सच पर्सनस, टू किन पर्सन को देनी है, एज मे अपीयर टू इट टू बी इंटरेस्टेड इन द सूट, जो इंटरेस्टेड पर्सनस हैं इन सूट में, तो उन इस कोर्ट ने क्या करना है कि उनको नोटिस देनी है, भेजनी है, ठीक है. अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि इन दिस रूल रिप्रेजेंटेटिव सूट मीन्स, रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब बताया गया है, अ सूट अंडर रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1, मैंने तो पहले ही कहा था, एंड देन सूट अंडर सेक्शन 91 और 92 ऑफ द CPC, वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है हम लोगों ने. A suit in which the manager of an undivided Hindu family sues or is sued as representative of the other family member, किसी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मैनेजर है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का काम करता है उसकी फैमिली को. एनी अदर सूट इन विच द डिक्री पास्ड मे बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बाइंड एनी पर्सन हु इज़ नॉट नेम्ड एज अ पार्टी टू द सूट. कोई भी पर्सन जिसको यहाँ पर डिक्री की वजह से यहाँ अफेक्ट हो सकता है, किसी भी पर्सन को यहाँ पर डिक्री बाइंड कर सकती है, ठीक है. तो ये सारे पर्सन आते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट में. अब आता है रूल नंबर 4, प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ इट डिक्रीज नॉट अफेक्टेड. प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज नॉट अफेक्टेड, ये क्या कह रहा है कि नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर. तो इस रूल की नथिंग इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर की कोई भी शैल अप्लाई टू, इस ऑर्डर का कुछ भी शैल अप्लाई टू नहीं, ऑर्डर यहाँ नहीं अप्लाई होता है, किसे अप्लाई नहीं होता है, टू एनी प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर, ठीक है. तो डिक्री या फिर ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द विड्रॉल ऑफ द सूट, yes, withdrawal and adjustment of the suit under order 23 of the CPC.